हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैष्णवी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गई, लेकिन गौतम जी कंफ्यूजन के साथ वैष्णवी को जाते हुए देख रहे थे। लेकिन वो इतना तो समझ गए थे, वैष्णवी वेदांश के लिए कुछ तो महसूस कर रही होगी। गौतम जी वैष्णवी के साथ बचपन से थे। वो जानते थे कि वैष्णवी अभी हॉस्पिटल ना जाकर किसी मंदिर में गई होगी, ताकि वो वेदांश के लिए प्रार्थना कर सके। प्रेजेंट में गौतम जी वैष्णवी से सवाल करते हुए बोले, मुझे एक बात समझ नहीं आया, आपके पास वेदांश की आखिरी लोकेशन आपको कैसे मिली। वैष्णवी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अंकल, मुझे पहले से ही पता था कि वेदांश पर हमला होगा, इसलिए मैंने उसके फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया था। वो जहाँ भी गया मेरे पास उसकी लोकेशन होती। उन्होंने गलती कर दी। ठीक बेसमेंट से पहले ही वेदांश का फ़ोन बंद कर फेंका था, इसलिए हमें जल्द ही उसका पता चल गया था। गौतम जी वैष्णवी की बात सुनकर चौंक गए और हैरानी से बोले, जब आपको ये मालूम था तो आपने वेदांश की सिक्योरिटी के लिए आदमी क्यों नहीं रखे। वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, अंकल, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि अगर हम ऐसा करते तो वो अलर्ट हो जाते। दूसरा कारण ये है कि मैं देखना था कि वेदांश जितना इनोसेंट है उतना है भी या नहीं। गौतम जी आगे सवाल करते हुए बोले, आखिर उस शेरा के कहने का क्या मतलब था। आखिर उस स्कॉर्पियो गैंग ने इन 3 सालों में ऐसा क्या कर लिया जो कि वो इतने शक्तिशाली हो गए, और वो इतने साल गायब कहाँ थे। जवाब जानना है ना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। वैष्णवी गौतम जी की ये बात सुनकर सोच में गुम हो गई और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वैष्णवी लिविंग रूम में बैठे आराम से चाय पी रही थी। गौतम जी गैंग के किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। तभी वहां पर प्रणव जी लिविंग रूम में आए। अपने पापा को अचानक से वहां देख वैष्णवी चौंक गई। वैष्णवी अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो पापा, कैसे हो आप। प्रणव जी वैष्णवी को अनदेखा कर पास ही खड़े सर्वेंट के कान में कुछ कहने लगे, जिसे सुनकर सर्वेंट के हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। प्रणव जी ऑर्डर देते हुए बोले, जाओ लेकर आओ। सर्वेंट भागकर बाहर की ओर चला गया। ये देख वैष्णवी कंफ्यूजन से अपने पापा की ओर देखने लगी और सवाल करते हुए बोली, आपने क्या लाने को बोला और आप मेरी बातों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। क्या आप अभी भी नाराज हैं। प्रणव जी वैष्णवी की बात का कोई जवाब नहीं देते और वैष्णवी को इग्नोर कर दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो गए। तभी वैष्णवी के फोन की रिंग बजी। उसने देखा कि गौतम जी उसे कॉल कर रहे थे। गौतम जी का कॉल देख उसे लगा कोई जरूरी ही बात होगी, इसलिए उसने कॉल उठा लिया और गौतम जी की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद जब वो अपने पापा की ओर घूमी तो उन्हें देख वह हैरान हो गई और सोफे के पीछे भागते हुए बोली, अरे पापा, नहीं, आप ये क्या कर रहे हो। मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी ही बेटी की पिटाई कैसे कर सकते हो, वो भी डंडे से। प्रणव जी वैष्णवी की बात का जवाब देते हुए बोले, अच्छा, और मैंने इस प्यारी सी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर बैठा लिया। तभी तो तुमने इतने दिन से अपने पापा को कॉल तक नहीं किया और ना ही उनका हाल चाल लिया। वैष्णवी एक सर्वेंट के पीछे जाते हुए बोली, अरे पापा, आपको क्या ही होगा। इतने जवान हो आज भी, और ऊपर से मम्मी देख रही है, अगर आप पिटाई करोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगी। सर्वेंट को हटने का इशारा करते हुए प्रणव जी वैष्णवी की बातों का जवाब देते हुए बोले, बेटा, बातें बनाना तो कोई तुमसे ही सीखे। तेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही बातों में उलझा देती थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। आज तो सजा मिलकर ही रहेगी। प्रणव जी डंडा लेकर वैष्णवी के पीछे भागने लगे। कभी वैष्णवी टेबल के पीछे छुपती तो कभी किसी सर्वेंट के। पूरे लिविंग रूम में बाप बेटी के चहचहाट की आवाज गूंज उठी थी। सर्वेंट भी उन दोनों को बच्चों के जैसे एक दूसरे के पीछे भागता देख मन मन मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां वेदांश को देखने के लिए केशवी जी, कौशल जी और चाचा और चाची जी आ गए। वैष्णवी ने रात को सभी को यही बताया था कि वेदांश उसके साथ ही है, लेकिन किडनैपिंग बारे में नहीं बताया। जब सुबह डॉक्टर ने बताया कि वेदांश अभी खतरे से बाहर है, तब वैष्णवी ने वेदांश के घर वालों को कॉल कर वेदांश के एक्सीडेंट का बोल दिया, लेकिन किडनैपिंग का नहीं बोला, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैष्णवी चाची जी के पीछे जाकर छुप गई।
प्रणव जी भागते हुए अपना बैलेंस नहीं बना पाए और केशवी जी से जाकर सीधा टकरा गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि केशवी जी अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वह गिरने ही वाली थी कि प्रणव जी ने उन्हें कमर से थाम लिया और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। लेकिन पास ही खड़े कौशल जी तो ये देख जल भुनकर राख हुए जा रहे थे। चाची जी, चाचा जी और वैष्णवी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। हैरानी तो तब बढ़ गई सभी की जब उन्होंने देखा कि दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और यहाँ तक पलकें झपकाना तक भी भूल गए। तभी कौशल जी आगे आते हैं और दोनों को दूर करते हुए गुस्से के साथ प्रणव जी को देखते हुए बोले, ये मेरी पत्नी है। पत्नी शब्द पर जोर देते हुए, क्या आप देखकर नहीं भाग सकते थे? अभी इसे चोट लग जाती तो? वैसे भी बूढ़ापे में हड्डियां जल्दी से जुड़ती नहीं है। अपने पति को खुद के लिए बूढ़ा बोलते सुन और वो भी प्रणव जी के सामने केशवी जी अपने पति को गुस्से से घूरने लगी। प्रणव जी कौशल जी की बातों को अनदेखा कर मुस्कुराते हुए केशवी जी से बोले, क्या आप ठीक है? केशवी जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ हम ठीक है। प्रणव जी अपनी बात आगे रखते हुए बोले, मुझे पता नहीं आपके हस्बैंड आपको बूढ़ा क्यों बोल रहे थे, लेकिन आप तो उनसे भी जवान दिखती हो। ये सुनकर केशवी जी शर्मा गई तो वही कौशल जी गुस्से से लाल पीले हो गए। वैष्णवी चाचा जी और चाची जी तीनों ही हैरानी से उन्हें देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लोग ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे थे। तीनों को देखकर ऐसे लग रहा था कोई लव ट्रायंगल हो। लेकिन उसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता नहीं आपके हस्बैंड आपको बूढ़ा क्यों बोल रहे थे, लेकिन आप तो उनसे भी जवान दिखती हो। ये सुनकर केशवी जी शर्मा गई तो वही कौशल जी गुस्से से लाल पीले हो गए। वैष्णवी चाचा जी और चाची जी तीनों ही हैरानी से उन्हें देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लोग ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे थे। तीनों को देखकर ऐसे लग रहा था कोई लव ट्रायंगल हो। चाचा जी धीरे से चाची जी से पूछे, आखिर ये सब क्या है? चाची जी जवाब देते हुए बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी वैष्णवी आगे आते हुए अपने पापा से बोली, पापा ये वेदांश के घर वाले हैं। सभी का इंट्रोडक्शन कराते हुए, ये कौशल जी है वेदांश के पापा। प्रणव जी कोई खास रिएक्शन नहीं देते। ये केशवी जी है वेदांश की मम्मी। प्रणव जी उन्हें नमस्ते का इशारा किया। ये देख वैष्णवी कंफ्यूजन से देखने लगी और सोचने लगी आखिर इनका कनेक्शन क्या है। ये वेदांश के चाचा और चाची जी है। प्रणव जी ने सभी को अंदर आने के लिए कहा। केशवी जी प्रणव जी से सवाल करते हुए बोली, अरे आपके हाथ में ये डंडा क्यों है? क्या आप वैष्णवी पर गुस्सा कर रहे थे? ये सुनकर प्रणव जी थोड़ा घबरा गए और डंडा सर्वेंट को देते हुए बोले, अरे नहीं, वो तो हम बाप बेटी खेल रहे थे। ये सुनकर वैष्णवी हैरानी से अपने पापा की ओर देखने लग गई। केशवी जी ये सुनकर मुस्कुरा दी। सभी लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। प्रणव जी सर्वेंट को इशारा कर पानी लाने को बोले। कौशल जी धीरे से केशवी जी के कानों में बोले, अपने बच्चों के सामने तो थोड़ा लिहाज कर लो। अपने आशिक को देखा नहीं कि आशिकी शुरू कर दी। इन लोगों को देख एक डायलॉग याद आ गया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी को इसका मतलब पता है तो कमेंट करो। केशवी जी मुस्कुराते हुए कौशल जी को देखते हुए बोली, मुझे तो कहीं से जलने की महक आ रही है। कौशल जी के करीब जाते हुए, ये तो आपसे ही आ रही है। केशवी जी की ऐसी बातें सुनकर कौशल जी गुस्से से मुंह बनाकर बैठ गए और उन्होंने केशवी जी को अनदेखा कर दिया। केशवी जी ये देखकर मुस्कुरा उठी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आया और वो सभी को बताते हुए बोला, वेदांश सर को होश आ गया। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सब कोई वेदांश से मिलना चाहते थे। वैष्णवी ने सर्वेंट को इशारा कर उन्हें ऊपर ले जाने को कहा। वैष्णवी को पता था कि उसके पापा उसे बात करना चाहते हैं, इसलिए वो वहीं पर रुक गई। केशवी जी वैष्णवी की ओर देखते हुए बोली, बेटा तुम नहीं चलोगी? वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, आप जाइए, मैं आए थोड़ी देर में। केशवी जी ठीक है बोलकर सभी के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गई। प्रणव जी अपनी स्टडी रूम की ओर बढ़ गए जो कि 5th फ्लोर पर बना हुआ था। वैष्णवी भी चुपचाप अपने पापा के पीछे पीछे चली गई। स्टडी रूम में प्रणव जी खिड़की के पास हाथ बांधकर खड़े थे और वैष्णवी उनके पीछे सर झुकाकर खड़ी थी। प्रणव जी अपनी बात शुरू करते हुए सीरियस आवाज में बोले, वैष्णवी, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें बॉक्सिंग करना,
रेस करना पसंद था, भले ही मैं नाराज हुआ लेकिन तुम्हें कभी कुछ करने से रोका नहीं। लेकिन बेटा, अब जो तुम करने जा रही हो वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। वैष्णवी अपने पापा को साइड हग करते हुए बोली, पापा, आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं बेखूबी से समझ रही हूँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। वेदांश बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरा ध्यान भी रखेगा। प्रणव जी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा एक बार फिर से सोच लो। एक बार शादी हो गई तो तुम इसे पीछे नहीं हट सकती। हमारे परिवार में रिवाज है, शादी एक बार ही होती है और उसे आखिरी सांस तक निभाना पड़ता है। तुम में अभी भी बचपना भरा हुआ है। वैष्णवी जवाब देते हुए बोली, पापा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी शादी वेदांश से ही होगी और किसी से नहीं। मैं इस शादी को अपने पूरे मन से निभाऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज पापा, हमेशा की तरह इस बार भी आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए। प्रणव जी अपनी बेटी को दुलारते हुए बोले, बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनकर वैष्णवी को बहुत खुशी महसूस होती है और साथ ही वो भावुक भी हो जाती है और भावुकता से अपने पिता के गले लग गई। प्रणव जी भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रख उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह दुलारने लगे। हमारे पेरेंट्स भी हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ही अपनी नादानी में उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर दुनिया में हमें कोई सच्चा प्यार करता है तो वो हमारे पेरेंट्स ही है। स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ी एक जोड़ी नजरें उन बाप बेटी के इस प्यार को देखकर आग बबूला हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और साथ ही गुस्से से उसने अपनी मुठिया भी भींच ली। अपना प्लेन खराब होते देख रिया गुस्से से वहां से चली गई। कहाँ वो प्रणव जी को यहाँ लेकर आए, वैष्णवी और वेदांश के रिश्ते के बारे में बताया ताकि दोनों बाप बेटी के बीच लड़ाई हो और उनके बीच दूरी आ जाए। उसने प्रणव जी के कान तो बहुत भरे थे और उसे लगा भी था कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। वैष्णवी अपने पापा से दूर होते हुए बोली, पापा, वैसे आपको वेदांश और मेरे बारे में किसने बताया? रिया ने? प्रणव जी हाँ में सर हिलाते हुए बोले, हाँ उसने ही बताया था। लेकिन वैष्णवी, वो तुमसे बड़ी है तो उन्हें नाम लेकर मत बुलाओ, आंटी या मौसी बोल दो। वैष्णवी को जब पता चला कि ये काम रिया का है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह ये गुस्सा अपने पापा के सामने तो निकाल नहीं सकती थी और ऊपर से उसके पापा रिया को रिस्पेक्ट देने को और बोल रहे थे, लेकिन ये तो वो चाहकर भी नहीं कर सकती थी। ये वैष्णवी के सिद्धांत के खिलाफ था। इसलिए वो बात बदलते हुए कुछ सोचकर पूछती है, पापा, क्या आप केशवी माँ को पहले से जानते हो? ये सवाल सुनकर प्रणव जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर उन्हें सच बताना ही सही लगा, मगर पूरा नहीं आधा। वो बोले, हाँ कह सकती हो। मैं सिर्फ केशवी नहीं कौशल को भी जानता हूँ, मगर उनसे मिले मुझे सालों बीत गए। कह सकती हो काफी दूर की जान पहचान है हमारी। ये सब बोलते हुए प्रणव जी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। वैष्णवी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें प्रणव जी पर ही टिकी हुई थी और उनके बदलते भावों को उसने भी देखा था। वैष्णवी शक भरी नजरों से अपनी आंखों छोटी कर उनसे पूछती है, सच में सिर्फ दूर की जान पहचान है? प्रणव जी हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ, सिर्फ दूर की जान पहचान है। और फिर बात बदलने के लिए वैष्णवी को लगभग स्टडी रूम से बाहर धकेलते हुए ले जाते हुए बोले, कितने सवाल जवाब करती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरफ। चलो चलो जल्दी चलो, तुम्हें वेदांश से नहीं मिलना क्या? वैष्णवी बखूबी समझ रही थी कि उसके पापा बात बदलना चाहते हैं, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे पता था अगर उसके जानने लायक कोई बात होगी तो उसके पापा जरूर उसे बताएंगे। वो भी बस चुपचाप उनके साथ खिंची चली गई। तो क्या होगा आगे? क्या है प्रणव, केशवी और कौशल के बीच का राज? क्या हो पाएगी इन दोनों की शादी ठीक से? जानने के लिए बने रहिए। कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें।